Good morning to all of you. Today we want to start a topic that is related with cell cycle and cell division. सेल साइकिल और सेल डिवीजन को अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें अपन देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन है सेल डिवीजन में और उसके बाद में सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे। सेल साइकिल आप में उतना जो है प्रोमिनेंटली नहीं है आपके सिलेबस में और ये जो भी टॉपिक है सेल डिवीजन का ये लाइव प्रोसेसिंग का सब यूनिट है। तो सेल साइकिल आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगर सेल डिवीजन पढ़ना है तो थोड़ा सा सेल साइकिल को जरूर फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन जो भी ओलंपियाड वगैरह में पूछते हैं या और जो भी एग्जाम है उसमें पूछते हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा मैं सेल साइकिल को जो है डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर अपन जो है सेल डिवीजन को फोकस करेंगे। सेल साइकिल अपन जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेल साइकिल। और सेल साइकिल एक सीक्वेंशियल इवेंट है। इट इज सीक्वेंशियल इवेंट इन विच जीनोम बिकम डुप्लीकेटेड एंड अदर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट बिकम ऑल्सो डुप्लीकेटेड और इंक्रीज देयर अमाउंट। तो अपन सेल साइकिल को देख रहे हैं। सेल साइकिल में क्या क्या कंडीशन है तो it is sequential process in which genome of cell become duplicated and cell constituent also it's called सेल साइकिल। सेल साइकिल एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। इसमें जो भी सेल का डीएनए या अपन जो है जीनोम बोल रहे हो वो क्या होता है डुप्लीकेट करता है या उसी को अपन रेप्लिकेट बोल रहे हो। और सेल के दूसरे भी जो भी मटेरियल है वो भी डुप्लीकेट करते हैं, तो उसी को अपन बोल रहे हो कि इट इज ए सीक्वेंशियल प्रोसेस। सेल साइकिल एक इम्पोर्टेंट सा जो है टॉपिक है, उतना ज्यादा डिटेल से अपन यहाँ पे नहीं करेंगे। सेल साइकिल के वजह से जो भी दुनिया में कैंसर है वो सब के सब जो है सेल साइकिल के एबनॉर्मल फंक्शन की वजह से डेवलप होते हैं। तो अगर सेल साइकिल एबनॉर्मल फंक्शन करने लगा तो जो भी वेरिएबल तरीके का कैंसर है सब के सब जो है डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए जो है सेल क्या करता है अपने आप को एक कंट्रोल मैनर में अपने आप को आगे जो है प्रोसीड कराता है। डिवीजन हो या जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो एक कंट्रोल मैनर में होता है। अगर सेल का कंट्रोलिंग हट गया तो सेल जो है एबनॉर्मल फंक्शन लेने लगता है और उसी को कैंसर बोलते हो। जो भी कैंसर हो, माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूटेरस, सर्वाइकल, ब्लड कैंसर, जो भी कैंसर है ऑलमोस्ट सेल साइकिल के एबनॉर्मल फंक्शन के वजह से होता है। तो सेल साइकिल में कैसे सेल अपने आप को रेगुलेट करता है इस चीज को अपन जो है फोकस करेंगे। तो सेल साइकिल के कुछ जो है स्टेप है उसको देख लेते हैं कि सेल साइकिल के कौन कौन से स्टेप है और सेल साइकिल का मतलब क्या होता है। सेल साइकिल में कुछ फेजेस वगैरह आते हैं। जैसे अपन बोलते हो एक फेज को बोलते हो इंटरफेज, एक फेज को बोलते हो माइटोटिक फेज। तो उसको अपन मेंशन कर रहे हैं कि सेल साइकिल हैज टू फेज। सेल cycle has two phase. One is interphase, another one is
वन इज इंटरफेज, अनदर वन इज माइटोटिक फेज, या अपन जो है इसको एम फेज भी लिखते हैं, एम फेज, और माइटोटिक फेज लिख रहे हैं, माइटोटिक फेज। फेज का मीन्स स्टेज होता है, ठीक है। तो एम फेज, इंटरफेज और एम फेज, या उसी को अपन जो माइटोटिक फेज बोल रहे हो। यहाँ पे मैं डायग्राम से दिखा दे रहा हूँ कि सेल में इंटरफेज कहाँ पे है और उसमें क्या हो रहा है और एम फेज में क्या हो रहा है। तो एक सेल का अपन जो है डायग्राम यहाँ पे ले रहे हैं और इसको अपन जो है यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। एक सेल का अपन जो है डायग्राम ये बना दिए और उसमें इस तरीके का कंडीशन है। This one is G1, another one is S phase, and next one is G2, and last one is M phase। यानी कि इंटरफेज को अपन जो है 3 सब फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। इंटरफेज has 3 sub-phases like G1, S, G2। ये भी क्वेश्चन बना है। Interphase has 3 sub-phases G1, S, G2, और एक बीच में भी एक फेज आता है। दिस फेज इज कॉल्ड G नॉट फेज। तो G नॉट भी एक फेज आता है, G1 में ही G नॉट होता है। मैं यहाँ इस डायग्राम में G नॉट को मेंशन कर दूंगा। जो सेल डिवाइड नहीं करती है या स्टिमुलेटरी डिवाइडिंग सेल है वो G नॉट में चले जाते हैं, वो डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं मीन्स क्या, जैसे नर्व सेल डिवाइड नहीं करते हैं तो किस में चले जाएंगे, बनने के बाद जो है G नॉट में चले जाएंगे। कुछ सेल जो है डिवाइड नहीं करते हैं लेकिन स्टिमुलस मिलने के बाद फिर डिवाइड करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं स्टिमुलेटरी डिवाइडिंग सेल, जैसे लिम्फोसाइट सेल। तो वो लिम्फोसाइट सेल भी और नर्व सेल भी ये सब G नॉट के सेल होते हैं। तो यहाँ पे अपन G1, S, G2 को मेंशन किए और ये सेल में जो है फेजेस इंटरफेज का कंडीशन है G1, S, G2। तो G का मीन्स क्या होता है, तो अपन बोलते हैं G का मीन्स गैप होता है। G मीन्स क्या होता है, गैप। कहीं पे भी G लिखा हो तो उसका मीन्स जो है गैप है। और S का मीन्स क्या होता है, तो अपन बोलते हैं सिंथेसिस। कोई चीज यहाँ पे सिंथेसाइज होगा तो सिंथेसिस बोलते हो। और M का मीन्स क्या होता है, तो अपन बोलते हो माइटोटिक। M का मीन्स माइटोटिक। मैं यहाँ पे लिखा हुआ M फेज या माइटोटिक फेज, तो M का मीन्स होता है माइटोटिक। तो माइटोटिक में कई सारे सब फेजेस हैं, उसको अपन इसी में अपन मेंशन करेंगे माइटोटिक के कौन कौन से सब फेजेस हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जब डिवीजन करेंगे तो एम फेज को ही जो है कंसीडर करेंगे। अपन देख रहे हैं कि G1, S, G2 ये यहाँ से और यहाँ से लेके यहाँ तक के फेज को अपन बोलते हो इंटरफेज। यहाँ तक जहाँ पे मैं ये मेंशन कर रहा हूँ, आप क्लियर कट देख लो। यहाँ पे मैं पॉइंट मार्क किया हूँ और यहाँ पे पॉइंट मार्क किया हूँ। तो ये कंडीशन है G1, S, G2। क्वेश्चन आता है कि सेल साइकिल का कौन सा फेज नहीं है, तो इंटरफेज का कौन सा फेज नहीं है, तो अपन बोलते हैं एम फेज। इंटरफेज में नहीं आता है। कौन कौन से इंटरफेज में आ रहा है, अपन बोलो G1, S, G2 इंटरफेज में आ रहा है, ठीक है। तो इंटरफेज में यहाँ पे मैं लिखा हूँ इंटरफेज है 3 सब फेजेस G1, S, G2, ठीक है। G नॉट भी ऑप्शन में है तो G नॉट भी सही है, ठीक है। लेकिन क्लियर कट आप रखेंगे G1, S, G2। तो ये इंटरफेज का कंडीशन हो गया और एक एम फेज का कंडीशन हो गया, ठीक है। G1 जो कंडीशन है इसमें क्या क्या कंडीशन, क्या क्या चीजें जो बनता है और क्या अगर क्वेश्चन ऐसे या आपसे कोई ये पूछ रहा है क्या सेल के ऊपर ऐसा लिखा रहेगा क्या, ये G1 है, ये G2 है, ये S है, ये M है, ऐसे सेल के ऊपर लिखा रहेगा क्या? सेल के ऊपर रियल में कुछ नहीं लिखा रहेगा। जैसे हम लोग के बॉडी में कहीं किडनी नहीं लिखा है, कहीं हार्ट नहीं लिखा है, कहीं लिवर नहीं लिखा है। अपन लिख के पढ़ते हैं
ताकि मतलब जो है समझ में आए। उसी तरीके से सेल में कहीं पे भी G1 S G2 ये सब जो है लिखा नहीं रहता है, ठीक है। जैसे भी सेल में कंडीशन डेवलप होता है उस तरीके से नाम दे देते हैं। जैसे अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर सेल को एनालिसिस कर रहे हैं, सेल को एनालाइज कर रहे हैं और सेल को ऐसा देख रहे हैं कि सेल में आरएनए वगैरह का अमाउंट ज्यादा हो गया, प्रोटीन वगैरह का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो अपन बोल देंगे कि अभी सेल जो है जीवन कंडीशन में है या जीवन स्टेज में है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद अगर इसी सेल को फिर एनालाइज किए अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, देख रहे हैं तो डीएनए कंटेंट्स बढ़ गया, डीएनए रेप्लिकेट होके डबल हो गया और हिस्टोन प्रोटीन वगैरह जो है सेंट्रियोल वगैरह डुप्लीकेट होकर दिखाई दे रहा है, हिस्टोन प्रोटीन जो है फॉर्म हो गया और कई सारे दूसरे जो है प्रोटीन जो है फॉर्म हो गए। मोस्टली क्या देते हैं, अगर इस सेल में डीएनए का अमाउंट जो है डबल हो गया तो अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख के बता सकते हैं कि सेल अभी एस फेज में चला गया। उसके बाद देखते हैं कि अगर सेल का साइज जो है थोड़ा इंक्रीज हो गया, साइटोप्लाज्म वगैरह बढ़ गया और ज्यादा आरएनए और ज्यादा प्रोटीन अमाइनो एसिड वगैरह बढ़ गया, ठीक है। तो अब इस सेल को बोलते हो सेल G2 स्टेज में चला गया। और जब सेल की साइज बढ़ जाएगी तो सेल में बाद में कंस्ट्रक्शन डेवलप होने लगता है, तो अपन बोलते हो सेल अब डिवाइडिंग फेज में चला गया, एंड फेज में चला गया। तो सेल के कंडीशन को अपन देख करके फेजेस वगैरह डिटरमाइन करते हैं कि सेल जो है किस फेज में है, G1 में है कि S में है कि G2 में है कि डिवाइडिंग फेज में है। तो इसलिए अपन जो है सेल को देख के जो है बता सकते हैं किस फेज में है। यहाँ पे देखते हैं कि जीवन में क्या क्या कंडीशन जो है हैपेंड हो रहा है। तो जीवन एक जो है गैप फेज है और जीवन में क्या क्या फॉर्म हो रहा है, तो अपन बोल रहे हो कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो है जीवन फेज में फॉर्म होता है। और जीवन में और दूसरे भी सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है। तो ये कंडीशन जीवन में है, जीवन इज लॉन्गेस्ट फेज। आप देख पा रहे हो कि जीवन सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है और सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है, तो अपन बोलते हो एम फेज। तो इट इज लॉन्गेस्ट फेज, इट इज लॉन्गेस्ट फेज। ये हो गया थोड़ा बेसिक सा जीवन में। एस में क्या क्या हो रहा है, मैं आप इस पॉइंट को जो है मेंशन करेंगे, एस में क्या क्या हो रहा है एस फेज में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का छोटा सा मीन्स होता है इस तरीके का डीएनए, और ये डीएनए अनवाइंड हो जाता है और एक डीएनए से दो डीएनए जो फॉर्म हो जाता है। एक डीएनए है तो इस तरीके से ये अनवाइंड होके दो जो है डीएनए फॉर्म हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। अपन 11 में जाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन बोल रहे हो तो ये क्वेश्चन बार बार आएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, तो आप देख पा रहे हो एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेट। और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट में, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, ठीक है। और ये सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो गया, सेंट्रियोल यहाँ पे डुप्लीकेट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए रेप्लिकेशन है। उसके बाद एस के बाद G2 में अपन जो है चल रहे हैं G2 में। और G2 में क्या क्या होता है, तो G2 में भी आरएनए सिंथेसिस होगा, आरएनए सिंथेसिस ऑफ आरएनए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेजर सेल ऑर्गेनेल्स है वो यहीं पे डुप्लीकेट होते हैं। जैसे मेजर सेल ऑर्गेनेल्स किसको बोल रहे हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोल रहे हो, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ
डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इसका डुप्लीकेशन हो रहा है और कई सारे जो प्रोटीन जो है फॉर्म हो रहा है। ऐसे प्रोटीन जो एम फेज के लिए रिक्वायर है वो G2 में ही फॉर्म हो रहा है। जो भी चीजें चाहिए, जैसे जो S को चाहिए वो G1 में फॉर्म हो रहा है, जो G2 को चाहिए ऑलमोस्ट चीजें S में फॉर्म हो जा रही है, जो M को चाहिए ऑलमोस्ट चीजें G2 में जो है फॉर्म हो जा रही है। तो ये G2 का कंडीशन है। एम फेज में अपन देख रहे हैं कि कई सारे सब फेजेस हैं एम फेज में। जैसे अपन बोल रहे हो प्रोफेज, इसको अपन डिवीजन में डिस्कस करेंगे। प्रोफेज, नेक्स्ट वन इज आपको भी पता है मेटाफेज, नेक्स्ट वन इज एनाफेज, लास्ट वन इज बोलो टेलोफेज। और इतने एम फेज की कंडीशन है, प्रोफेज, मेटाफेज, एना एंड टेलोफेज। ठीक है, तो एक सेल साइकिल का कंडीशन हो गया। अच्छा, जी नॉट के बारे में अपन देख रहे हैं, जीवन में जी नॉट आता है तो अपन इधर लिख रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोलते हो। ठीक है, तो इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोलते हो क्योंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे डिवीजन नहीं होता, सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है, इसीलिए सेल इंटरफेज को अपन रेस्टिंग फेज भी बोलते हो क्योंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं होता है इंटरफेज में। मींस G1 है G2 में डिवीजन नहीं होता, सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार करता है, जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो फॉर्म करता है, तो इसलिए रेस्टिंग फेज भी अपन जो है बोल रहे हो। दूसरा डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ और यहाँ पे अपन जो है थोड़ा सा जी नॉट को देख ले रहे हैं, तो आप भी दूसरा डायग्राम जो है अपने कॉपी में मेंशन करना। अगर अपन जो है सेल साइकिल का ही दूसरा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो दिस वन इज G1, next one is S, this one is G2 and last one is M phase, यानी कि G1 है G2 M, इस तरीके का सीक्वेंस है। कुछ सेल जो है G1 से निकल के किस में चले जाते हैं, तो G0 में चले जाते हैं, G0। और G0 को बोलते हो क्विसेंट फेज बोल रहे हो, क्विसेंट फेज। और यहाँ पे सेल जो है, यहाँ पे भी सेल जो डिवाइड नहीं होती है, बट हियर सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। एक क्वेश्चन आया है, हियर सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, हियर सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। एक क्वेश्चन बार बार पूछा है कि कहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, तो क्विसेंट फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। बाकी फेजेस में G2 में भी सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, लेकिन स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि G0 में चली गई तो G0 में सेल कुछ नहीं करती। ऐसा नहीं है, जो भी मतलब सेल को, जैसे नर्व सेल है या लिम्फोसाइटिक सेल है, उनको अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कॉन्टिन्यूअस रखने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो जो है वो सेल जो है G0 में रह के भी बनाती है, तो अपन बोलते हो हियर सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, तो G0 सेल का एग्जांपल कौन सा होगा, तो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करेंगे G0 में कौन से सेल को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल आएगा नर्व सेल आएगा। और कुछ सेल G0 से फिर रिटर्न बैक होते हैं G1 में, G0 से फिर G1 में रिटर्न बैक होते हैं। ऐसे सेल का एग्जांपल क्या लिखेंगे अपन, आप ध्यान से देखते रहो किस कौन सा सेल G0 से G1 में रिटर्न नहीं होता है, तो अपन को तो नर्व सेल। कौन सा सेल G0 में चला जाता है लेकिन उसको स्टिमुलस मिलने के बाद फिर रिटर्न बैक हो जाता है, तो उसका एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अपन बोल रहे हो लिम्फोसाइट सेल, तो इस तरीके से कंडीशन हुआ। ठीक है, और ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स यहाँ पे आप नोट करके लिख लेना। ह्यूमन सेल डिवाइड in 24 आवर्स, 24 आवर्स लगता है ह्यूमन सेल को डिवाइड होने पे। ईस्ट सेल, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा, ईस्ट सेल सैकेरोमाइसिस सेरेविसी एक फंजाई है, ईस्ट सेल डिवाइड इन 90 मिनट्स,
90 मिनट्स में डिवाइड हो रहा है। हम लोग का सेल 24 आवर्स में डिवाइड हो रहा है। 24 आवर्स को अपन जो है देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे कितना टाइम लग रहा है। तो जीवन में कितना टाइम लग रहा है तो अपन बोलते हो 11 आवर्स। और एस में कितना लग रहा है तो एस को इस तरीके से बनाया है ना, इस तरीके से, और इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अपन सेटिंग याद रखेंगे एस में कितना टाइम लग रहा है तो अपन बोलते हो 8 आवर्स लग रहा है, 8 आवर्स। और कितना बच गया 5 आवर्स बच गया। तो G2 में कितना लगता है तो अपन बोल रहे हो 4 आवर्स लग रहा है। और कितना बचा 1, तो 1 आवर किसमें लग रहा है तो अपन बोल रहे हो माइटोटिक फेज में 1 घंटा लगता है। यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है, फिर सबसे लॉन्गेस्ट फेज भी कौन सा है, G1 फेज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेल साइकिल का था, थोड़ा सा बेसिक था कि सेल साइकिल में क्या क्या कंडीशन है और सेल में कौन कौन से सेल साइकिल जब चलता है तो कौन कौन से स्टेजेस जो है उसमें आते हैं, कौन सा इंटरफेज है, कौन सा माइटोटिक फेज है। तो इट्स ऑल अबाउट सेल साइकिल। इसके बाद जो है अपन जो है सेल डिवीजन को डिस्कस करें। सेल साइकिल में यहाँ पे कई सारे जो है चेक पॉइंट भी लगा रहता है। चेक पॉइंट को अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। चेक पॉइंट जैसे साइक्लिन, सीडीके, ये भी प्रोटीन है जो सेल को कंट्रोल करता है, सेल के डिवीजन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपके लेवल पे इतना ही बेसिक है तो आप इसको याद मेंशन कर दो और याद रखना। इसके बाद जो है अपन सेल डिवीजन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेल डिवीजन। तो यहाँ पर मुझे हटा है इसको। सेल साइकिल पढ़ना जरूरी था क्योंकि आप बिना इसके आप समझ नहीं पाएंगे कैसे मतलब क्रोमोसोम का आर्म कैसे जो है बन रहा है, एक किस तरीके क्रोमोसोम में कंडीशन डेवलप हो रहा है। आगे चल के अपन डिस्कस करें 2n क्या है कंडीशन, 2c कंडीशन क्या है, 2n 4c कंडीशन क्या है। We start another topic called cell division. सेल डिवीजन ये आपके सिलेबस में है सेल डिवीजन और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसको अपन सेल डिवीजन को डिटेल से करेंगे। सेल डिवीजन लाइव प्रोसेसिंग का सब टॉपिक है सेल डिवीजन। और वी स्टार्ट सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन को देख रहे हैं। सेल कैसे अपने आप को डिवाइड करता है। तो डिवीजन के लिए सेल में ऑप्टिमम अमाउंट में सब कुछ प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके सेल अपने आप को डिवाइड करेगा। अगर कोई किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो सेल डिवीजन में क्या क्या कंडीशन हो रहा है, सेल कब डिवाइड करेगा, डिवीजन कितने टाइप से है, इनको अपन जो डिस्कस कर रहे हैं। तो सेल डिवीजन डिवाइड इन 2 टाइप्स, ब्रॉडली 2 टाइप से डिवाइड कर रहे हैं। नहीं आगे चल के एक और डिवीजन का और टाइप अपन डिस्कस करेंगे, अमाइटोसिस। ठीक है, या डायरेक्ट सेल डिवीजन अपन। तो यहाँ पे ब्रॉडली 2 टाइप से अपन डिवाइड कर रहे हैं। एक टाइप और मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं अमाइटोसिस। तो सेल डिवीजन ब्रॉडली डिवाइड इन 2 टाइप, माइटोसिस एंड मियोसिस। एक और जो है यहाँ पे अपन जो है मेंशन कर दे रहे हैं, डायरेक्ट सेल डिवीजन या अमाइटोटिक डिवीजन या डायरेक्ट सेल डिवीजन। और डायरेक्ट सेल डिवीजन कुछ ऑर्गेनिज्म में रिपोर्ट हुआ, जैसे एग्जांपल कहाँ पे अपन जो बोल सकते हैं, तो अमाइटोसिस कंडीशन बैक्टीरिया वगैरह में रिपोर्ट हुआ। बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया जो भी डिवाइड होता है माइटोटिक डिवीजन से। सेल ऑर्गेनेलिज डिवाइड हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी ईस्ट सेल में बर्ड फॉर्म हो रहा है वहां पे भी डिवीजन अमाइटोटिक डिवीजन से डिवाइड हो रहा है। बस
बट जो फॉर्म हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे जो है माइटोसिस डिवीजन जो है देखने को मिलता है। एक एग्जांपल में बनते हैं और माइटोसिस डिवीजन को लेटर ऑन अपन डिस्कस कर लेंगे। जो मेन चीज है उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस को अपन जो है पहले लेके चल रहे हैं कि माइटोसिस में क्या क्या कंडीशन होगा। तो मैं माइटोसिस को यहाँ पे मेंशन करते रहा, आप इन चीजों को नोट कर लेंगे। माइटोटिक डिवीजन या इसी को अपन बोल रहे हो माइटोसिस। माइटोसिस को अपन दूसरे नाम में भी बोल सकते हो, अपन बोलते हो माइटोटिक। तो अगर ऑप्शन में माइटोटिक दिया है तभी वही मीन्स हुआ, माइटोसिस ही मीन्स हुआ। आप उसको क्लियर कट रखेंगे माइटोसिस। माइटोसिस में पॉइंट जो है आप नोट करेंगे, माइटोसिस में इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, इट इज डिस्कवर या ऑब्जर्व बाय, मैं यहाँ पे डिस्कवर ही लिख दे रहा हूं, इट इज डिस्कवर बाय Strasburger in plant cell and Walter Fleming, या फ्लेमिंग ही केवल याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वाल्टर फ्लेमिंग इन एनिमल सेल, फ्लेमिंगो जो बर्ड है ना उसके नाम से सेट कर लेंगे। ठीक है, तो याद रहेगा फ्लेमिंग। तो एनिमल सेल में माइटोसिस को कौन डिस्कवर किया, तो अपन बोलते हो फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। स्ट्रासबर्गर, पिज्जा बर्गर ऐसा, तो प्लांट सेल में डिस्कवर किया स्ट्रासबर्गर ने। टर्म गिवन बाय माइटोसिस, टर्म कौन दिया, टर्म गिवन बाय वाल्टर फ्लेमिंग। माइटोसिस टर्म प्लेस कहां पे होता है, माइटोसिस कहां पे अकर होता है, तो प्लेस लिखेंगे सोमैटिक सेल, जो गोनेड सेल को छोड़ के बाकी बॉडी के जो भी सेल है उनको अपन सोमैटिक सेल बोल रहे हो। तो सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है और माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोल रहे हो। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जितना भी पेरेंट में क्रोमोसोम्स का नंबर होता है सेम टू सेम क्रोमोसोम्स का नंबर डॉटर सेल में भी ट्रांसफर होके जाता है, इसीलिए बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अगर अपन जो मियोसिस की बात बोलेंगे तो वहां पे अपन बोलेंगे इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम होता है उसका आधा क्रोमोसोम उसके डॉटर सेल में ट्रांसफर होके जाता है। सो इट्स कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। जब मियोसिस के टर्म में अपन बोलना है तो यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे माइटोसिस में। ठीक है, और कौन थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखे, कौन डिस्कवर किया, कौन टर्म दिया माइटोसिस, कहाँ पे होता है माइटोसिस। तो नॉर्मल जो है सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है, और लेटर ऑन जो है माइटोसिस का क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसको अपन देखेंगे। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस मीन्स रीजनरेशन में हेल्प करता है। माइटोसिस जहाँ पे ग्रोथ होना होता है वहां पे जो है ग्रोथ के लिए जो है माइटोसिस डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है, मियोसिस नहीं है ग्रोथ के लिए। रीजनरेशन के लिए जो है माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है। क्रोमोसोम्स का नंबर मेंटेन करने के लिए माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और अगर कहीं पे इंजरी वगैरह हुआ उन हीलिंग वगैरह के लिए माइटोसिस जो है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो माइटोसिस कहना एक लाइन में अगर बोलना है तो कॉन्टिन्यूअस बॉडी में जो भी अगर कहीं पे कट पिट गया कहीं बॉडी का कोई पार्ट, तो हमेशा कौन सा डिवीजन होगा, तो अपन बोलेंगे माइटोसिस। यानी कि माइटोसिस
कॉन्टिन्यूअस डिवीजन है, हमेशा होने वाला डिवीजन है, लेकिन मियोसिस स्पेशल केस में जो है देखने को मिलता है, जब गैमेट फॉर्म होता है तो मियोसिस देखने को मिलता है, और माइटोसिस हमेशा देखने को मिलता है। तो माइटोसिस को ही डिस्कस करें। माइटोसिस को आगे चल के अपन जो है 4 फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सा फेज है माइटोसिस का? तो अपन बोलो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। फिर सेल जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। माइटोसिस का अगर बेसिक चीज देखें तो माइटोसिस में 2 और चीजें होंगी। एक पहला चीज होगा कैरियोकाइनेसिस, और लेटर ऑन क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज आएगा, और फिर जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, एक सेल से 2 सेल बन जाएगा। और यही हम लोग का माइटोसिस में मेन मोटो है कि कैसे एक सेल से 2 सेल जो है फॉर्म हो रहा है माइटोसिस में। तो सिंपल सा है माइटोसिस, तो उसको जो है अपन डायग्राम से दिखा रहे हैं, और कौन कौन से और फेजेस है उनको अपन जो है मेंशन कर रहे हैं। तो माइटोसिस, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, माइटोसिस हैज 4 फेजेस। माइटोसिस has 4 phases like prophase. Next one is metaphase. Next one is anaphase, और last one is telophase. तो इसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज अपन बोल दिए। डायग्राम से देखते हैं प्रोफेज में क्या क्या होता है, फिर पॉइंट भी लिखेंगे प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है। तो पहला हेडिंग डालेंगे प्रोफेज। फर्स्ट हेडिंग यू मेंशन प्रोफेज। प्रोफेज को देख रहे हैं, तो प्रोफेज में आप जो है देखो क्या होता है। मैं बेसिक चीजें बता दे रहा हूं कि क्रोमोसोम कैसे फॉर्म होगा। अपन जब सेल को डिस्कस किए थे तो वहां पे अपन जो मेंशन किए थे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस को अपन डिस्कस किए थे, और वहां पे अपन देखे थे कि क्रोमोसोम्स का क्या कंडीशन है, कैसे क्रोमोसोम जो है फॉर्म हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड में बेसिक क्लियर कर दे रहा हूँ, जो प्रीवियस अपन जो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में पहले क्रोमोसोम्स इस तरीके से थ्रेड फॉर्म में जो है प्रेजेंट रहता है, इसको अपन जो क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन, ये सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्रोमैटिन, लेटर ऑन क्रोमैटिन वहां पे अपन डिस्कस किए थे 9th में और प्रीवियस क्लासेस में कि क्रोमैटिन जो है 2 तरीके का, यू क्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, क्या क्या कंडीशन यहाँ पे नहीं बोल रहा। क्रोमैटिन बिकम कंडेंस, क्रोमैटिन बिकम कंडेंस, क्रोमैटिन बिकम कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमैटिन कंडेंस होकर इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करता है क्रोमोसोम। तो यहां से क्लियर होना चाहिए कि क्रोमोसोम कहां से आया, कहां से डेवलप हुआ, ठीक है। तो न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्रोमैटिन बोल रहे हैं, और वो कॉम्पैक्टली क्वाइल्ड होकर, सुपर क्वाइल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करता है, उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो है यही चीजों को यहाँ पे मेंशन करेंगे, लेकिन आपके माइंड में क्लियर कट होना चाहिए क्रोमोसोम वगैरह क्या है, ठीक है। तो एक कंडीशन है। प्रोफेज में क्या क्या कंडीशन हो रहा है, तो क्रोमैटिन बिकम कंडेंस एंड क्वाइल। तो पॉइंट लिखेंगे, क्रोमैटिन बिकम कंडेंस एंड क्वाइल। क्रोमैटिन बिकम कंडेंस एंड क्वाइल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्रोमैटिन कंडेंस और क्वाइल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल, धीरे धीरे क्रोमोसोम दिखाई देने लगता है। क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल, लेकिन यहां पे क्लियर कट रखेंगे, क्रोमोसोम क्लियर
एकदम प्रोमिनेंटली क्रोमोसोम यहाँ पे दिखाई नहीं देता प्रोफेज में, लेकिन स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में क्रोमोसोम्स दिखना, लेकिन क्लियर वे में नहीं दिखाई देता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, सेंट्रियोल भी अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद और क्या पॉइंट हो सकते हैं प्रोफेज में? तो प्रोफेज में अब धीरे धीरे क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होने लगेगा लेटर ऑन। ठीक है, तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कई चीजें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और अपन दूसरे भी कई पार्ट जो है डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, तो अपन अब बोलने लगते हैं कि प्रोफेज जो है खत्म होने वाला है, अब मेटाफेज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अपन लिख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेटेड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ा थोड़ा टूटना स्टार्ट हो जाता है, और मेटाफेज में जब जाएंगे तो क्लियर कट खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेटेड, न्यूक्लियोलस गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस Golgi body become disintegrated. It is first phase of mitosis. It is first phase of माइटोसिस। माइटोसिस का प्रीवियस फेज है या फर्स्ट फेज है। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है प्रोफेज में, नॉर्मल सा है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन कॉइल हो जाता है, क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली विजिबल, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेटेड, न्यूक्लियोलस या गोल्गी बॉडी बिकम डिसइंटीग्रेटेड। इट इज फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, कई सारे बुक में अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज मेंशन किया है, यहाँ पे अपन मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसके डायग्राम को क्या कैसे दिखाई दे रहा है। प्रोफेज के डायग्राम को देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस तरीके का कंडीशन होगा, ये एक सेल होगा और ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और यहाँ पे क्रोमेटिन थ्रेड लाइक मैनर में प्रेजेंट है। इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट डायग्राम हो गया। लेटर ऑन क्या होता है नेक्स्ट डायग्राम में, यहाँ पे क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और सेंट्रियोल भी अपोजिट पोल पे मूव करके चला जाता है। सेंट्रियोल, जैसे सेंट्रियोल यहाँ पे अपन सेंट्रियोल को जो है बना दिए सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल यहाँ पे मूव करके चला जाता है, और स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मूव करके चला गया सेंट्रियोल। सेंट्रियोल को अपन जो डिस्कस भी किए हैं, सेंट्रियोल को सेल में। उसके बाद क्रोमोसोम कंडेंसेशन कॉइल हो जाता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर है। डायग्राम थोड़ा छोटा, थोड़ा
मेरे को छोटा बनाना पड़ रहा है क्योंकि फिर ये दिखाई देगा आपको कॉम्पैक्ट जो भी इसका अरेंजमेंट है वो इस तरीके से दिखाई देगा।